हेलो साथियों, प्रिंसिपल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम रोजाना की तरह आज फिर आपके सामने हाजिर हैं और एक अच्छा टॉपिक लेके गुणनखंड, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ का सिलेबस शुरू किया है रीड के पाठ्यक्रम के अनुसार, और उसके अंदर हमने एक टॉपिक घातांक कंप्लीट कर दिया है और बीजीय व्यंजक भी लगभग कंप्लीट हो गया है। लेकिन बीजीय व्यंजक के अंदर ही गुणनखंड जो है वो टॉपिक है, यानी सब पॉइंट है, सब टॉपिक है। और हम आज बात करेंगे गुणनखंड के बारे में, क्या होता है गुणनखंड। तो देखिए, अगर अपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले लेकर चलूंगा, यानी कि जैसे अगर हम कोई भी अगर नंबर लें, जैसे 24 है, तो देखो 24 जो है संख्या है, अगर 24 संख्या को हम किस प्रकार से गुणा में लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो देखो स्टार्ट हम करते हैं इसको 1 से। 1 गुना इसको हम 24 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 2 गुना 12 लिख सकते हैं, और इसको हम 3 गुना 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 8 24। इस प्रकार से हम इनको गुणा में लिख सकते हैं। यानी कि गुणनखंड का मतलब यही होता है कि यदि 2 या 2 से अगर ज्यादा जो संख्या है वो अगर आपस में गुणा हो रही है और बराबर में एक गुणनफल के रूप में एक संख्या प्राप्त हो रही है, तो जो संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं गुणा हो रही है और बराबर में गुणनफल आ रहा है 24, इसका भी 24 और इसका भी 24, जो संख्याएं गुणा के रूप में यानी हो रही है, इन राशियों को इस 24 का गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो संख्या है, अगर उस संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिखें और जो राशियां जो गुणा हो रही है उन, यानी कि गुणा होने वाली राशियों को ही उस मतलब प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि यानी कि 2 या 2 से अधिक जो राशि जो राशियां हैं परस्पर गुणा होकर परिणाम में एक, यानी कि परस्पर गुणा करने पर या होकर परिणाम में एक गुणनफल देती है, एक गुणनफल देती है, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक राशियां, परस्पर राशियां, या फिर अपने यहां पर बीजीय राशि हो सकती है और संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो परस्पर गुणा होकर परिणाम में एक गुणनफल देती है, ठीक है। तो अब यानी कि जो गुणनफल है, यानी कि जो गुणा होने वाली राशियां हैं, यानी कि जो गुणा होने जो वाली राशियां हैं, वो कहलाएगी इस गुणनफल का गुणनखंड, इस गुणनफल का कहलाएगी गुणनखंड, ठीक है। यानी कि हम उस संख्या को गुणा के रूप में उसके खंड करें, ठीक है, तो वो कहलाएगी गुणनफल। देखिए, अब वापस देखिए, 2 या 2 से अधिक जो राशियां हैं परस्पर जब गुणा होती है और परिणाम में एक गुणनफल देती है, तो जो गुणा होने वाली राशियां हैं वो कहलाएगी, जो गुणनफल है, जो संख्या है बराबर में, उसका गुणनखंड कहलाएगी। तो देखिए, गुणनखंड जो है उसे समझने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज जिसका यूज हम करेंगे गुणनखंड के अंदर। तो पहला जो है, यानी कि आपको अभाज्य संख्या, यानी एक तो होती है भाज्य संख्या और एक होती है, यानी कि भाज्य संख्या आप जानते हैं, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाज्य संख्या होती है कि जिस संख्या में, यानी कि जो संख्या किसी न किसी संख्या से क्या विभाजित हो, ठीक है, तो वो कहलाएगी भाज्य संख्या। जैसे मैं अगर कहूं कि 24 है, 24 एक भाज्य संख्या है, वो 2 से भी इसमें भाग जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, यानी कि ये 24 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। और यानी कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर यहां पर एक शब्द आता है अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है,
अब प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि वे संख्याएं जो एक तो एक और समय, सिर्फ एक यानी कि एक से और समय से ही विभाजित हो, स्वयं से ही विभाजित हो, स्वयं से ही विभाजित हो, तो वे कहलाएगी अभाज्य संख्या। यानी कि जो एक तो एक से विभाजित हो और एक से खुद से विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है हमें याद रखनी पड़ेगी। तो देखो, एक तो 2, ठीक है, क्योंकि 2 जो है एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 2 का ही भाग जाएगा और 1 का जाएगा। 2 और 1 के अलावा इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये 2 1 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। आप इस प्रकार बढ़ते जाइए आगे। 7 के बाद में आप देखिए 11 आता है, उसके बाद में 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, ठीक है, और 23 आता है। इस प्रकार से आप आगे यानी कि निकाल सकते हैं अभाज्य संख्या, आप याद रख सकते हैं। तो ये है अभाज्य संख्या जिसमें एक या समय यानी कि खुद का ही उसमें भाग जाए। देखिए, 2 में 2 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा, 5 के अंदर 5 का भाग जाएगा, 7 के अंदर 7 का जाएगा। इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये तो ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए, हम कुछ संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, कुछ संख्या लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एक यहां पर 24 ले लिया, तो 24 के हमें निकालने हैं गुणनखंड। तो देखिए, 24 के गुणनखंड निकालने का आप देखिए, यानी कि 24 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्या जिसके अंदर जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, वो संख्याएं जो है वो दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहां पर एक परिभाषा निकल के आ रही है कि जो दी गई संख्या है, अगर उस दी गई संख्या के अंदर जिन जिन संख्याओं का पूरा भाग जाता है, वो संख्याएं यानी कि जिनका भाग जा रहा है, वे संख्याएं उस बड़ी संख्या की यानी कि जो दी गई संख्या है उसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब जैसे देखिए, मैं इसके गुणनखंड निकालता हूं। 1 है, 2 है, या इसमें 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, फिर देखिए 3 का भी जाएगा, उस 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, और देखिए फिर 12 का जाएगा, और फिर लास्ट में खुद 24 का जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि ये जो है 24 के गुणनखंड है। 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं को ही यानी कि जितने इसके गुणनखंड संभव हो सकते हैं, इस 24 के जितने ये गुणनखंड है यानी जितने इसके गुणनखंड संभव हो सकते हैं, वे कहलाते हैं सर्वसंभव गुणनखंड। सर्वसंभव यानी मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितने इसके गुणनखंड हो सकते हैं 24 के, वो गुणनखंड कहलाते हैं सर्वसंभव गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे अभाज्य गुणनखंड, और आगे हम थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं भाज्यता के नियम की, ठीक है। वो जरूरी है समझने के लिए। मैं आपको भाज्यता के नियम यानी भाग के नियम आपको समझा देता हूं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। अब देखिए, भाज्यता के नियम के अंदर ये तो है नहीं कि आप बार बार जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो उसके अंदर बार बार आप भाग दोगे। तो देखो, हम क्या करेंगे, कुछ संख्याएं जो होती है वो इकाई अंक से या फिर उनके अंकों का योग करके या फिर किसी न किसी और तरीके से हम डायरेक्ट ही बिना भाग दिए ये चेक कर सकते हैं कि उसमें किसका भाग पूरा जाएगा। तो देखिए, भाज्यता के नियम के अंदर पहला नियम जो है वो है 2 का भाज्यता का नियम, यानी कि हमें 2 का चेक करना हो, यानी कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा कि नहीं। तो 2 का भाज्यता का नियम, यानी कि अगर कोई भी संख्या है, अगर आपको चेक करना है कि उसके अंदर 2 का पूरा भाग जाएगा कि नहीं, तो आप क्या करो, उसका इकाई अंक चेक करना है। उस संख्या का इकाई जो अंक है वो चेक करना है, और वो इकाई अंक यदि 0 है यानी कि 0 है
2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये 5 अंक हैं, यानी कि 0 है, 2 है, 4 है और 0, 2, 4, 6, 8। अगर उसका इकाई अंक है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, चाहे वो संख्या कितनी लंबी क्यों ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपको दूं कि ये संख्या है, क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो आपको इसके अंदर 2 का भाग नहीं देके देखना है, आपको केवल इकाई का अंक चेक करना है। और यहाँ पर इकाई अंक यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है। जानते हो इकाई अंक इधर से होता है, लेफ्ट आपकी राइट साइड से, ठीक है ना। तो पहला अंक जो है इकाई अंक होता है और इसका ये अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 6 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले 3 की बात कर लेते हैं। 3 का भाज्यता का नियम क्या होता है? तो 3 के भाज्यता के नियम के अंदर आपको क्या करना है, जो दी गई संख्या है, यानी जिस संख्या का आपको चेक करना है, तो आप उनके अंकों का योग जो है वो निकाल लेना है, फिर उसके अंदर आपको 3 का भाग दे देना है। अगर वो उस अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अपने इस तरफ ले लेते हैं 3 के लिए। जैसे मैं ले लिया, ये देखिए ये संख्या है, ठीक है, और ये संख्या है, इस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? आप चेक कीजिए। तो देखो अंकों का योग जो है जोड़ना है, तो यहाँ पर 4 + 6 + 8, तो देखिए 6, 4, 10 और 8, 18। तो देखिए 18 के अंदर जो है 3 का भाग देंगे हम। यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाए उस योग के अंदर, तो वो संख्या जो है वो 3 से, यानी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 3 का भाग 18 में देंगे तो ये जाएगा 6 बार, यानी पूरा पूरा जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। इसी प्रकार हम आगे निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल 2 का हो गया, 3 का हो गया, हम 4 का बताता हूँ। 4 का कैसे चेक करते हैं? तो वही तरीका है कि यदि दी गई संख्या में अगर अंकों का जो लास्ट जो है 4 का चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उस संख्या के अंदर आपको जो लास्ट के 2 अंक है, यानी कि अंतिम 2 अंक है, उन 2 अंकों के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाए। यदि जाए तो उसमें पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे यानी कि अंतिम संख्या, अंतिम 2 अंक, यानी कि इकाई और दहाई वाले जो अंक है, उस अंक के अंदर यही, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर एक, जैसे मैंने ले लिया 488। तो देखो इसके अंदर हम भाग लास्ट में एक और लिख देते हैं, यहां पर बड़ा नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस संख्या के अंदर बताना है कि क्या इस संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। तो देखिए आप अंतिम अंक लीजिए और उसमें आप 4 का भाग दे दीजिए। तो देखिए ये 21 चौके 84 होते हैं, क्योंकि ये वैसे भी 4 से कट रहा है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, यानी इसमें 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 2 का समझ में आया होगा। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का जाएगा। यदि अंकों का योग में 3 का भाग दें तो अगर उसमें जाए तो 3 का होगा। यदि अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग पूरा जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चेक करते हैं 5 का। तो 5 का सीधा सा है कि अगर इकाई का अंक जो है, इकाई जो अंक है वो 0 या 5 हो, यानी कि कोई भी जितनी बड़ी संख्या हो उसके अंदर इकाई का अंक यदि 0 आ जाए, 5 आ जाए, जैसे 5005, ठीक है, तो इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। यदि मैं लिख दिया, ये लिख दिया, तो इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई अंक 5 है या यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब आगे 5 का चेक करते हैं, 6 का चेक करते हैं। तो 6 के लिए आपको 2 का, यानी कि 2 का और 3 का दोनों का भाजकता नियम लगाना पड़ेगा, यानी दोनों का भाजकता नियम लगाना पड़ेगा। यदि अगर दी गई संख्या है, उस संख्या के अंदर यदि जैसे मैंने लिया 48, ठीक है, तो 48 जो है इसके अंदर 2 चेक करना है कि पहले 2 का भी चेक करना है और 3 का भी चेक करना है। तो पहले 2 का चेक करते हैं, इकाई का अंक इसके अंदर 8 आ रहा है तो 2 का इसमें जाएगा पूरा भाग। फिर चेक करते हैं 3 का, 3 के लिए अंकों का योग करना है, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है तो 48 में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए इसके अंदर 2 3 दोनों का जा रहा है, इसका मतलब इसमें 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है, और यदि
कई बार क्या होता है कि उस संख्या के अंदर 2 का जाता है लेकिन 3 का जाता, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये भी देख लें। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे 6 की, 7 की। देखो 7 का जो है इसके अंदर 2 तरीके हैं। तो 7 का अगर चेक करना है भाजकता का नियम, तो आपको मतलब इकाई का जो अंक है, जैसे मैंने संख्या ले ली एक, ये 343 ले ली, इसमें चेक करना है कि 7 का भाग जाएगा जाएगा। देखिए इसका तरीका ये है कि जो इकाई का अंक है, यानी कि मैं संख्या लेकर वापस लिख देता हूं, इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक को आपको 5 से गुणा कर देना है, ठीक है। पहले 5 से गुणा करना है, जब 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। फिर इस 15 को इसके अंदर जोड़ देना है, जो बचा हुआ पार्ट, यानी कि इस 3 को तो हटा देना है। यानी कि क्या करना है, सबसे पहले इकाई का अंक जो है, यानी 7 का भाजकता का नियम अगर चेक करना है आपको, तो इकाई का अंक उससे आपको 5 से गुणा करना है, जो गुणनफल आएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ भाग है, उसके अंदर 15 जोड़ देंगे, तो देखो कितने हो गए, 49। अब 49 के अंदर देखो भाग जा रहा है, 7 करने जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 7 बार, तो ये संख्या 343 में भी 7 का भाग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये। अब आगे है 8 का। 7 का हो गया, 7 का क्या करते हैं, इसमें जो इकाई अंक है, इकाई अंक को आपको 5 से गुणा करना है, और फिर बाद में जो गुणनफल आता है उसको जोड़ देना है शेष पार्ट में, और फिर जो शेष पार्ट में जोड़ने के बाद में उसमें 7 का भाग जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद में देखिए अगला जो है 8 का भाजकता का नियम चेक करना है। तो 8 का भाजकता का नियम जो है, जैसे कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के अंदर यह आपको चेक करना है कि अगर वो संख्या के अंतिम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक लेने हैं, उसके अंदर यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाए, अंतिम बचे 3 अंकों के अंदर अगर 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो 8 के लिए कम से कम आपको ज्यादा अंकों की संख्या देगा वो, क्योंकि यहां पर तो 3 अंक तो पहले ही आ गए, तो बचा 1 अंक, तो यानी कि क्वेश्चन बड़ा ही आएगा, संख्या बड़ी आएगी। हम चेक कर लेते हैं इसमें, इधर 5 लिख देते हैं और हम, तो देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि 3 अंक जो लास्ट है, उसमें हम 8 का भाग देंगे। तो देखिए 8 का भाग देंगे तो 8 4 64 हो गया, 8 4 64, और 4 बच गए, फिर 48 हो गए, 8 6 48। तो देखो अब देखिए ये इसके अंदर 8 का भाग 86 जो आया है, अब ये देखो ये पूरा पूरा इसे डिवाइड है, क्योंकि इस 8 का भाग इस 688 में चला गया है पूरा पूरा। इसका मतलब है इस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग जाएगा, ठीक है ना। याद रखें, अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 8 का हो गया। इसके बाद में आज हम भाजकता के नियम ही पढ़ेंगे, और कल से आगे हम स्टार्ट करेंगे गुणनखंड विस्तार से। तो आगे हम करते हैं 9 का। तो 9 का भाजकता का नियम, 9 का भाजकता नियम, देखिए 9 का भाजकता नियम क्या होता है कि यही सेम 3 की तरह ही है, कि यदि अगर आपको दी गई संख्या है और उसके अंकों का योग जो है, उसके अंदर अगर 9 का भाग जाए, ठीक है, तो उसमें भाग जाएगा किसका, 9 का। जैसे मैंने लिख दिया 9 6 3 4 5। तो देखो आप, ये संख्या दी गई है, इस संख्या के अंदर चेक करना है हमें कि 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा। तो हमें इसमें 9 का भाग नहीं देना है, बल्कि वही तरीका है कि अंकों का योग हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए जब जोड़ेंगे 9 6 15, 3 18, 18 और 9 27, तो देखिए 27 है। अब 27 में 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। आज हम चेक करते हैं 10 का। तो 10 के लिए सीधा यही है कि इकाई का जो अंक है, वो इकाई का अंक क्या है, 0 है। बस कोई भी संख्या है उसका यदि इकाई अंक जो है वो 0 आ जाए तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये तो सीधा सिंपल है। अब देखिए 11 का भाजकता नियम, ठीक है।
तो 11 के लिए आप क्या करोगे, आप 11 के लिए देखिए इसमें यही है कि अगर कोई भी अगर संख्या है, उस संख्या के अंदर जो सम स्थान है, सम स्थान व विषम स्थान, यानी कि सम स्थान और विषम स्थान के अंक जो है, अंकों का, अगर अंकों का अंतर, जो अंतर है अगर वो 0 आ जाए या फिर 11 का क्या हो, गुणज हो। ठीक है, देखिए संख्या में सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का अंतर यदि 0 है या 11 का गुणज है तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे ये है, तो ये तो छोटा सा, चलो मैं ले लेता हूं। अब इस संख्या के अंदर हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है पूरी पूरी या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो संख्या में सम स्थान, यानी कि स्टार्टिंग से सम स्थान का मतलब है, आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है और विषम क्या होती है, उम्मीद करता हूं आपको पता है, फिर भी चेक कर। देखो सम स्थान का मतलब है कि 2 4 6 8 ये सम स्थान है, और विषम जो है 1 3 5 7 9 ये विषम स्थान है। यानी कि 2 4 6 8 जो है वो सम के अंदर गिने जाते हैं, और 1 3 5 7 9 विषम के यानी के अंदर गिने जाते हैं। तो देखिए यहां पर स्थान की बात हो रही है, अंक नहीं गिनने आपको, स्थान यानी कि पोजीशन। जैसे हम इधर से स्टार्ट करेंगे इसको, यानी कि ये जो है ये पहले नंबर पे है, ये आपका दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है, और ये जो है एक जो है वो चौथे नंबर पे है। यानी कि ये 1 है, ये 2 है। तो देखिए इसके अंदर सम कौन है, देखो दूसरा और चौथा सम है, यानी 2 और 4 सम होता है। तो हम कहते हैं कि सम स्थानों के अंकों का अगर हम योग करें, सम वालों का योग करें, यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर वाला, 2 नंबर 4 नंबर का योग करें तो 3 1 4 हो गया। फिर हम विषम वाले का, यानी कि जो विषम नंबर के स्थान पर है, यानी 1 वाला और 3 वाला, यानी ये नहीं 1 और 3, यानी कि ये 1 और 3, यहां पर तो अंक अलग हो सकते हैं, हमें तो स्थान चेक करने। यानी सम स्थान वाला जो अंक है, यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा कौन है, 1 और 3, यानी ये भी 4 है, इनका जोड़ करना है। ठीक है, यानी सम स्थान के जो अंक हैं उनका योग करना है, और विषम स्थान के अंक है उनका योग करना है, फिर उनका अंतर यानी घटाव कर देना है। अगर वो घटाव 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, यानी गुणज का मतलब है कि जो 11 के ताड़े में जो नंबर 33 उनमें से कोई बच जाए, तो यहां पर देखिए 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, 11 का भाजकता का नियम। अब देखिए हमें चेक करता हूं, अब देखो 13 का देखो, ठीक है, अब देखिए 13 का भाजकता का नियम, 13 का भाजकता नियम हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेसिक जानकारी के बगैर हम गुणनखंड नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा नंबर आता है कि हम सोच नहीं सकते कि आगे क्या होगा इसका गुणनखंड, तो हमें भाजकता के नियम थोड़ा सा ये इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो 13 के लिए आपको क्या करना है, जो दी गई संख्या है, जो संख्या है उस संख्या को आपको 4 से गुणा करना है, ठीक है, उस संख्या को 4 से गुणा करना है। और वही तरीका जो मैंने आपको बताया था 7 वाला, ठीक है, 7 के अंदर हमने 5 का गुणा किया था और फिर जोड़ा था शेष पार्ट के अंदर। इसी प्रकार यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और 169 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए जब हम इसका जो हम एक इकाई अंक जो है वो लेंगे और इसको हम करेंगे 4 से गुना, तो 9 चौक क्या हो गए 36, 9 चौक 36, और 36 को 16 में जोड़ेंगे
तो 36 16 कितने होते हैं 39, और 39 में आप जानते हैं 13 का भाग जाता है पूरा पूरा, 13 3 39। तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक लेना है, उस इकाई अंक को आपने 4 से, यानी कि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक है उसको 4 से गुणा करना है, फिर उसके अंदर यानी शेष संख्या में जोड़ देना है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लेना भाई, ऐसा हम किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं 17 की। तो 17 के अंदर बिल्कुल आसान है, सेम ऐसा ही है। 17 के लिए अगर आप चेक करोगे तो वो इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक जो है, जैसे एग्जांपल अपने ले लेते हैं 153 ले लेते हैं, ठीक है। तो 153 के अंदर देखिए आपको क्या करना, इकाई अंक है उसको आपको क्या करना है 2 से गुणा कर देना है, इसमें सॉरी 12 से, इसको आपने 12 से गुणा करना है। और फिर ठीक है, और जैसे हम इसमें चेक करेंगे तो यहां पर देखिए इकाई अंक आपका 3 है, इसको हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 है 36, यहाँ पर 36 हो गया, और 36 को जब 15 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 51 आएगा, ठीक है। देखिए फिर से एग्जांपल लेते हैं और उसको अपने शेष संख्या में जोड़ देते हैं, यानी कि अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे 187 लेते हैं मैंने, इसके अंदर चेक करना है कि क्या इसमें 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आपने इकाई अंक लेना है, इसको आपने करना है 12 से गुणा, 12 7 कितने होते हैं 84 होते हैं, फिर 84 को आपने क्या करना है इसके अंदर जोड़ देना है, ठीक है। तो 12 7 84 होते हैं, जोड़ देना है, यानी 18 और 84 कितने हो गए, ये हो गए आपके, अब देखिए कितने हो गए 12, 102 हो गए। अब यदि 102 में 17 का भाग जाता है, क्योंकि वैसे हमें याद है पढ़ा 17 का 17 के 102 होते हैं, लेकिन कई बार संख्या यहाँ बड़ी आ जाए तो हम आगे फिर कर सकते हैं, यही प्रोसेस जो है आगे चलेगा। इसका इकाई अंक लेंगे, इसको फिर 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 12 दूना 24, यहाँ 24 आ गया। अब 24 को आप 10 में जोड़ोगे तो कितना हुआ 34 हुआ, और 34 के अंदर आप जानते हैं 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 13 के अंदर हम 4 का गुणा करेंगे और 17 के अंदर हम 12 का गुणा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम बचा हमारा 13 का हो गया, 17 का हो गया, 19 का देखिए। 19 के लिए हम वही तरीका, इकाई जो अंक है वो लेंगे, इकाई अंक के अंदर हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, और शेष पार्ट के अंदर उसके अंदर हम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 209 ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या इसमें 19 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम इकाई अंक लेंगे, इस इकाई अंक को हमने 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब 18 यहां जोड़ देंगे इसके साथ में, तो ये कितना हुआ 38। अब 38 जो है वो 38 में जानते हैं 19 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, यानी कि हमें भाज्यता के नियमों का यदि हमें अगर पता है तो हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो भाग है वो हम कल के क्लास के अंदर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और वीडियो को आप जितना उसके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।